हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत। केमिस्ट्री के इस अमेजिंग से चैनल में आपको मिलेंगे क्वेश्चन अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने की धमाकेदार ट्रिक्स और कुछ विजुअलाइजेशन के साथ कुछ धमाकेदार ट्रिक्स। तो दोस्तों, यदि आपको सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आप सब्सक्राइब बटन को तोड़ ही दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि प्लीज गिव सपोर्ट एंड टेक सपोर्ट, यानी कि आप दूसरों का सहयोग करेंगे तो दुनिया आपके सहयोग करेगी। तो दोस्तों, इसी जो थॉट है, इसी थॉट के साथ मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो कि मैं एक वीडियो बना करके रख चुका हूँ, जो कि है आपके रेड्यूस्ड कोर्स के ऊपर। तो रेड्यूस्ड कोर्स के ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो जिसमें कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है, कैसा क्या सिस्टम है, इसके बारे में जानकारी दिया। तो उसका जो हाईलाइटेड पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे तरीके से हटा दी गई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा दी गई है। तो मेरा कहना है, मेरा तो ऐसे रियलिटी में जो मानना है वो है कि केमिस्ट्री की जो आत्मा है वो केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बसती है। और इसे सुनते से ही कुछ स्टूडेंट हुए, कुछ टीचर हुए, वो खुद में अपने आप में भौचक्का रहेगा कि इतना बड़ा चेंजमेंट कैसे ला दिया गया। क्योंकि जो आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था, जो वो है आपके केमिस्ट्री, JEE हो चाहे नीट हो, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का भी जो पार्ट, जो स्कोरिंग पार्ट माना जाता है, वो माना जाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यदि आप 11th में ही आपको की जो है न्यू अगर से मजबूत नहीं की जाएगी तो आप उस पर घर कैसे बनाएंगे, यानी कि बाकी केमिस्ट्री को कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर कुछ विचार कर रहे हैं, तो आप अपना विचार रखिएगा, यानी कि आप बताइए कि आपको क्या। वैसे ये मुझे एक बार और रिसर्च करना पड़ेगा कि यूपी बोर्ड के लिए है या एमपी बोर्ड के लिए। 90% सोर्स कहते हैं कि ये एमपी बोर्ड के लिए है, लेकिन 10% में भी थोड़ा सा वो है, तो कंफ्यूजन जो है उसे भी दूर करके आपको कंफर्म किया जाएगा। तो जैसे कि आप अपने तरफ से राय दीजिए कि आपको जो सिर्फ 11th निकालने के हिसाब से पढ़ना है या फिर आपको JEE नीट थोड़ा बहुत उसके हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको जिस हिसाब से पढ़ना है वो आप बताएंगे, उस हिसाब से मैं आपके जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 सॉरी 7, 8 एंड 9, इनको मैं पेंडिंग पे रखूंगा। तो पेंडिंग का है कि ये चैप्टर खत्म होने से पहले आपका तो कमेंट कंफर्म हो जाएगा ना, तो आप बताइए, उस हिसाब से जो है अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन पहले तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं इस शब्द, यहाँ पर पेज शब्द है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, रासायनिक उष्मागतिकी। रासायनिक उष्मागतिकी, इसका मतलब यहाँ पे आपको बता दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे चाहे आप हिंदी में देखें चाहे इंग्लिश में देखें, इंग्लिश वर्ड देखें या हिंदी वर्ड देखें, तो यहाँ पे जैसे कि हिंदी वर्ड में देखें तो ये उष्मा प्लस गतिकी दो शब्दों से मिलकर के बना। यहाँ पे थर्मो प्लस डायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ये। तो आइए, तो यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, जो यहाँ पे थर्मो का अर्थ होता है उष्मा। थर्मो का अर्थ होता है उष्मा। और जो दूसरा शब्द है यहाँ डायनामिक्स, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, इस वजह से आपको बता दिया जा रहा है गति की, ये रही। तो नॉर्मली आप बताइए, अब सबसे पहले आप ही बताइए कि जो आप उष्मा को नॉर्मली, उष्मा बार बार शब्दों को दोहराते जाइए, आप अपने मन में भी दोहराते जाइए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गतिकी, रासायनिक उष्मागतिकी। तो जिसमें सबसे पहले अब हम एक शब्द पकड़ रहे हैं। पहला शब्द क्या पकड़े हैं? पहला शब्द पकड़े अपन ने उष्मागतिकी। तो उष्मागतिकी के जो दो शब्दों को, उनको अलग अलग समझते हैं। तो आप बताइए, कितने देर में आपने कमेंट कर चुका होगा कि जो उष्मा को आप कैसे इसमें रिलेट करते हैं। तो आप रिलेट करते हैं ताप से। कैसे? ताप से। तो ताप मतलब किसी भी चीज का एक प्रकार से ताप परिवर्तन, उसमें ताप परिवर्तन, और ताप के साथ साथ इसे आप ऊर्जा से भी रिलेट करेंगे, आप इसे साथ ही साथ ऊर्जा से भी रिलेट करेंगे। तो ताप परिवर्तन के साथ साथ ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उससे ही हम उष्मा से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो उष्मा क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि तापांतरण के कारण उत्पन्न होती है।
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतरण के कारण उत्पन्न होती है। तो ये रही इसकी मुख्य बात। तो अब आइए, ऊष्मा तो समझ गए। अब गति की मतलब कि किसी भी चीज की एक स्पीड, मोशन, इस चीज से रिलेट करते हैं आप गति की। किस मोशन, स्पीड इंग्लिश में करें तो इस इंग्लिश से समझेंगे इसको तो ज्यादा बेटर वे में समझेंगे। स्पीड, चाल, यानी जो वेग होता है, तो वेग से रिलेट करते हैं गतिकी को आप। और जो आप अब यहाँ पे जो गतिकी को समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा इसको। समझो, ये दूसरा शब्द है केमिकल या फिर रासायनिक शब्द से। तो रासायनिक शब्द तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कैसे रिलेट करेंगे इसको? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेट करेंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया से। तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका वेग होता है वह जो है तापांतर पर भी निर्भर करता है। आप खुद जानते हैं जैसे कि जो गैसों के अणु है वो जो है उच्च ताप पर, गैसों के अणु जो है तीव्र गति में, या फिर चाहे आप द्रव के अणु ले लें, गैसों के अणु ले लें, वो उच्च ताप पर अधिक गति से अपनी गति करेंगे, जबकि जो आपके जो निम्न ताप है, निम्न ताप पर वो अपने कम स्पीड उनकी थोड़ी कम रहेगी। इतना तो आप जानेंगे। स्पीड का अगर ताप ज्यादा स्पीड भी ज्यादा, ताप कम स्पीड कम, तो ये बात आती है। तो उसी तरीके से जो है जिस तरीके से ये रिलेट होता है उसी तरीके से तापांतर के साथ साथ जो है आपकी अभिक्रिया में भी अंतर आने लग जाता है। यानी कि ताप बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया भी बढ़ने लग जाती है। तो ये रही, तो ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया बढ़ जाती है। और ये इसी के कारण जो है, मान लीजिए इसे समझने के लिए एक अभिक्रिया ले लें, जैसे कि ए और बी मिलकर के जो है कोई उत्पाद C+D बना रहे हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ ऊष्मा एक तो निकल सकती है, ऊष्मा निकलेगी, या फिर आप दूसरी चीज देखेंगे कि A+B में कुछ ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो C+D नाम के दो उत्पाद बन जाते हैं। ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिएक्शंस आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। थोड़ा छोटी क्लासों से रिलेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी समझ में आएगा। तो आपने इसी के साथ साथ कुछ एक शब्द, दो शब्द आपने पढ़े होंगे। एक तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चेपी अभिक्रिया, और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जैसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये शब्द तो मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ से स्टार्ट किया था लेकिन आपने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो आइए अब हम कंप्लीट करते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हमने ये दर्शाई, ये दो अभिक्रियाएं दर्शाई हमने, तो ये दो अभिक्रियाएं बताए हैं। तो इन दो अभिक्रियाओं में जो ऊष्मा ग्रहण कर ले उसके कारण जो गति में, यानी उनकी जो स्पीड में या फिर उनके स्थायित्व में क्या परिवर्तन आता है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। और इसी ऊष्मा के कारण जो परिवर्तन होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है हमें रासायनिक ऊष्मागतिकी में। आप एक और जो टॉपिक होता है रासायनिक बलगतिकी, जिसमें कि हम अभिक्रिया की दर के बारे में, यानी कि अभिक्रिया किस स्पीड से होगी, किस स्पीड से होगी, कितने टाइम में होगी, कितने टाइम में होगी, कितने टाइम में नहीं होने की, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, वो होती है रासायनिक बलगतिकी। और यहाँ पे हमें क्या कि कितने ताप पर होगी, किस ताप पर नहीं होगी, और जो आपने जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम किस ताप पर नष्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को एक और किस ताप पर इक्विलिब्रियम बना रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में, मतलब नेचुरली कहा जाए इसे, तो कुल मिलाकर के जो अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव जो होता है, ताप का प्रभाव, उसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हमें रासायनिक ऊष्मागतिकी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। काय के बारे में जानकारी मिलती है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन, सॉरी यहाँ पर अपने लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसे दोबारा से लिख देते अपन, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसे लिखेंगे अब हम क्या, ताप परिवर्तन
किस चीज के बारे, ये जो इसके जो मुख्य जो लाइनें हैं वो ये 2 लाइन है। इस चैप्टर का जो जान है वो यही 2 लाइनों पर टिकी हुई है। रासायनिक परिवर्तन, सॉरी, ताप परिवर्तन के कारण रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन या में परिवर्तन, बिल्कुल इसी के बारे में बिल्कुल जानकारी मिलेगी और किस तरीके से और कैसे कैसे परिवर्तन होगा। और ये ताप परिवर्तन के कारण जो है, इसी ताप परिवर्तन के कारण ही हमें उष्मा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तो आपको भली भांति तरीके से पहले से पता है। तो अब मैं यहाँ पर आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमें ताप जो उष्मा के कारण जो अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, उष्मा के कारण अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में जानकारी लेना पड़ता है हमें। अगर से आप खुद ही बताइए, ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका जो पानी है वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ रहेगा। आपको पता ही नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ रहता है। आप 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर देंगे और बोलेंगे कि बर्फ में क्यों नहीं है, ये बर्फ में क्यों नहीं है, इससे तो बर्फ में रहना चाहिए, ये तो द्रव में बदल गया, क्यों नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन आप इसे बिना जो है रासायनिक उष्मागतिकी के तथ्य के आधार के बगैर इसे आप व्याख्या कर ही नहीं पाएंगे। इस तथ्य की व्याख्या करना है तो आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? उष्मागतिकी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रासायनिक उष्मागतिकी की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको उष्मागतिकी की जानकारी होना ही चाहिए, तब जाकर के आप इस परिवर्तन का जो है अच्छे तरीके से व्याख्या कर पाएंगे। उसी तरीके से पानी का वाष्प में बदलना, इसके बारे में भी जानकारी देना है, या किसी भी चीज का जो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो गर्म करने के बाद जो परिवर्तन होता है तापांतर के कारण, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आप बता पाएंगे कब? जबकि आप रासायनिक उष्मागतिकी के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो यहाँ पे जो आपको मैं जो है 10th के दो शब्द होते हैं, वहां से मैं इस चैप्टर का स्टार्ट करना चाहूंगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करना है तो जो है जो ये 2 शब्द है, इन 2 शब्दों पर हमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उष्माक्षेपी, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है, सॉरी, सबसे पहले उष्माशोषी, क्योंकि आप अधिकतर टाइम जो है उष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा का, जैसे यहाँ पर शब्द में ही समझ में आ रहा है, उष्मा का शोषण करना। वे अभिक्रिया जो किसी भी विकिरण की ऊर्जा या उष्मा को अवशोषित कर अपनी अभिक्रिया को पूर्ण करती हैं, वो कहलाती है उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में देख रहे हैं आप। उदाहरण नंबर 2 में ए और बी नाम के 2 अभिकारक हैं जो उष्मा ग्रहण करके और सी और डी में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण के रूप में, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा आपका ग्लूकोज, जो कि एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आपके किस में पाया जाता है? आप बताइए। पौधों में पाया जाता है। तो इसको जैसे आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लेगा। ये सूर्य के प्रकाश के बगैर नहीं हो पाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर ऊर्जा का काम या फिर उष्मा का काम करता है। तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O इन 2 उत्पादों में बदल जाएगा। 6CO2 6H2O 6, सबसे पहले 6, बिल्कुल सही, 12, ये हो चुके 18, 6 और ये लीजिए, कंप्लीट हो गई आपकी अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कब आप देख पाएंगे? सॉरी, ये तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये किसका उदाहरण है? उष्माशोषी का, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से अभिक्रिया, जो सूर्य का प्रकाश एक प्रकार से उष्मा का कार्य करता है, यहाँ पर ऊर्जा या उष्मा का कार्य करता है। अब आइए, अब हम जो है दूसरी जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माशोषी मतलब उष्मा का अवशोषण करना। तो आइए अब हम दूसरी अभिक्रिया जो कि है आपकी उष्माशोषी अभिक्रिया, सॉरी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका अर्थ यहाँ पे जो है ये इसका विपरीत है। मतलब कि जैसे कि आप अभिक्रिया नंबर 1 देख रहे हैं कि जहां उष्मा निकलती है, जहां पहले से लगेगी वहां पर पे जो है क्या कहलाएगा? उष्मा का
अवशोषण, और जो कि कहलाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। और जहां उष्मा निकलेगी वहां पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप देखेंगे CaO प्लस H2O, यहां पर पे देखेंगे तो CaOH होल ट्वाइस, और साथ में उष्मा निकल जाएगी यहाँ। सॉरी यहाँ पर CaO नहीं होगा, CO3 होता है, मतलब ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि इसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना या फिर चूना का पत्थर है। और जो हमने इसके पहले बनाया था वो क्या था, बुझा हुआ चूना था। उस हिसाब से अभिक्रिया आपकी सही थी, लेकिन यहाँ पर आप जो है चूना का पत्थर यूज करेंगे, जिसके चूने के पत्थर को जो है आप जैसे ही आप देखते हैं, इसके लिए आप एक अभिक्रिया के करेंगे, आप घर बैठे कर सकते हैं। और इसी की अभिक्रिया के आधार पर क्यों ना हम अगला ही प्रैक्टिकल कर लें, तो आपको जो है प्रैक्टिकल करके अगले जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें बता दिया जाएगा इस प्रैक्टिकल को। तो वहां पर कैसा क्या होता है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो इसके साथ साथ CO2 निकल जाती है और यहाँ पर उष्मा निकलती है। तो उष्मा निकलती है, कैसे जानकारी मिलेगी कि उष्मा ही निकल रही है, इसके बारे में जानकारी अगले जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें दे दी जाएगी। तो यहाँ अपने को क्या देखने को मिल रहा है, उष्मा निकल रही है। उष्मा निकल रही है इसका मतलब यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये रही उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दिए। इसी तरीके से अन्य उदाहरण के रूप में आप कई उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर पे कि मुख्य रूप से जो है जहां पर पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जहां पर पे अभिक्रिया में उष्मा का जो परिवर्तन होता है, चाहे उष्मा निकलना हो चाहे उष्मा का ग्रहण करना हो, 100% टाइम वहां पर उष्मा गतिकी की बात हो जाएगी, 100% टाइम। तो आइए अब हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं जो 11th जो केमिस्ट्री है। 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या बात की है कि जो आपकी छोटी क्लासें हैं 9th 10th, ये शायद 9th में है, तो 9th क्लास में क्या है उसके बारे में जानकारी ली गई है। तो जैसे कि आपको बता दिया जाए कि जो है रासायनिक उष्मागतिकी को जानने के लिए रासायनिक उष्मागतिकी शब्द जो है इसे जानने के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी होता है। लेकिन जो इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको बता दिया जाए कि केमिस्ट्री जो है मुख्य रूप से आप जानते हैं, क्यों ना हम थोड़ा बहुत इसकी जो ऊपरी जानकारी उसके बारे में जान लें। तो केमिस्ट्री जो है आप खुद जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो सूक्ष्म तत्वों के लिए, मुख्य रूप से सूक्ष्म पदार्थों के लिए, तत्व नहीं कह सकते हम, सूक्ष्म पदार्थों के लिए आप छोटे से छोटे पदार्थों का यहाँ अध्ययन करते हैं। लेकिन जब कभी कभी जो है ना बृहद पदार्थों का, जहाँ पर थोड़े बड़े पदार्थों का अध्ययन करना पड़े, बड़े पदार्थों में अध्ययन भी करना पड़ता है कभी कभी। तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से पदार्थों का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है, जो मेरा पर्सनली मानना है कि आप केमिस्ट्री में जो है ना सिर्फ और सिर्फ छोटे पदार्थों को, जो कि आपके जो नगण्य आंखों से देखी नहीं जा सकते, खुली आंखों से, उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलती है हमें केमिस्ट्री से। तो उसके अलावा कभी कभी जो बड़े पदार्थ जैसे कि बड़े तंत्रों में, उनकी जानकारी ग्रहण करने के लिए हमें कुछ अलग से जो है एक्स्ट्रा नियम जो जानने पड़ते हैं। उन नियमों के आधार पर भी इनके लिए कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं, इनके लिए अलग नियम है। तो इन्हीं नियमों के जो है उष्मागतिकी में आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सूक्ष्म पदार्थों के लिए अलग नियम होते हैं और बृहद पदार्थों के लिए अलग नियम होते हैं, ये जानकारी ले रहे हैं। तो आपको जैसे जैसे नियम आएंगे वहां पर आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार जो है यह भिन्न होते हैं। आइए अब यहाँ पर जानकारी ले लिए हैं, तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा में जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि उष्मागतिकी के लिए निकाय और तंत्र की बात सबसे पहले किया गया है। तो यहाँ आपको बता दिया जाए कि जो आपका जो सबसे बढ़िया तरीके से आप उष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए किसका उदाहरण ले सकते हैं, ब्रह्मांड का इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड जो है
एक प्रकार से ब्रह्मांड का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं, ब्रह्मांड का या फिर किसी भी चीज का जहां पर से ऊष्मा का आदान प्रदान हो। आप जो है इसके जो रासायनिक ऊष्मागतिकी का अध्ययन कब कर सकते हैं, जबकि ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। सबसे सिंपल वे में बात ध्यान रखिए कि ब्रह्मांड को भी बाहर में डाल दीजिए, सारी चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ इसी बात को ध्यान रखिए कि ऊष्मागतिकी तभी पढ़ पाएंगे आप जबकि ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान ही नहीं होगा तो वहां पर पे आप जो है बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर ही जो है तंत्र को एक प्रकार से जो है, और जो जिस पर इसका अध्ययन किया जाता है उसे का ऊष्मा के आदान प्रदान पर जो है आधारित होती है अभिक्रिया, या फिर जो इसका जो पूरा सिस्टम होता है, और वही जो पूरी जो जिस एक अकेले जो पदार्थ कह दें या फिर जो भी आपके दिमाग में जो शब्द डाल दें जिस पर अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम तंत्र। जिस पर अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्र। तो इसी तंत्र को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। खुला तंत्र, बंद तंत्र और साथ ही साथ सॉरी पहला खुला तंत्र, दूसरा होता है बंद तंत्र और तीसरा होता है विलगित तंत्र। जी हाँ। तो आइए अब हम जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे ये 3 तंत्र अलग अलग होते हैं, किस तरीके से। तो तंत्र हो गए। तंत्र को मुख्य रूप से हमने बता दिया कि 3 भागों में बांटा गया है, खुला, बंद और एक होता है विलगित। तंत्र को ही और क्या कहा जाता है आपको बता दिया जाए कि तंत्र या फिर इसी को कहते हैं हम निकाय। निकाय खुला तंत्र। तो यहाँ पर पे जब भी बात आएगी तो जब भी यहाँ पर बता दिया जाए कि जब भी तंत्रों का वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो पदार्थ के आदान प्रदान और दूसरा होता है जो कि ऊष्मागतिकी के लिए जरूरी होता है, वह है ऊष्मा का आदान प्रदान। इस आधार पर ही 3 भागों में बांटा जाता है आपके तंत्र को। जहां पर पे दोनों का ही बता दिया जाए कि जहां पर पे दोनों का ही जो है आदान प्रदान हो उसे कहते हैं खुला तंत्र। जैसे कि आप एक मान लीजिए आपने कोई केतली आपकी मान लीजिए या फिर आपने मान लीजिए इसे आप एक तंत्र मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ये मान लीजिए स्टील का है, अभी तो खैर ये मान लिया हमने मान लिया कि प्लास्टिक का, लेकिन इसे आप स्टील का भी मान लें तो कोई दिक्कत है कि आप मैथ्स वाले और मैथ्स वाले नहीं भी हैं तो मैथ्स वाले भी बन जाइए। मैथ्स वाले क्या का मुख्य काम क्या होता है? मानते हैं, मानने बगैर तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप अभी से मान लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका स्टील का है, माना तो जो है ये संसार ही भगवान है, नहीं तो फिर कुछ नहीं, खत्म, खेल खत्म हो जाता है। तो आइए मान लिए तो ये होगा स्टील का। तो स्टील के इसमें आपने नीचे से गर्म किया, ये खुला है, इस पर कोई ढक्कन नहीं लगाया आपने। किसने? आपने कोई ढक्कन नहीं लगाया है। ठीक है, ढक्कन नहीं लगाया तो ये यहाँ पर कैसे जो है भाप के रूप में उस पदार्थ निकलेगा, साथ ही साथ जो है ये आसपास के वातावरण को गर्म करेगा। गर्म कर रहा है मतलब ऊष्मा निकल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे जो गर्म हो रहा है वहां पर ऊष्मा निकल गई, और जो भाप है भाप के रूप में आपकी क्या निकल गई? क्या निकल गया? पदार्थ। हो गया, खेल खत्म। तो ये तंत्र आपका क्या कहलाएगा? खुला तंत्र। मैं आपको थोड़ा जल्दी भी बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में भी बैठा है, बस काम खत्म। आइए बंद तंत्र पे आ जाते हैं, ज्यादा सोचने का नहीं है। बंद तंत्र में क्या करेंगे आप? तो बंद तंत्र में जैसे कि यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है, वैसे ही आप ढक्कन लगा हुआ है, सोच लीजिए, नीचे से गर्म कीजिए, फिर से आपका जो आसपास का वातावरण गर्म हो जाएगा, लेकिन जो है पदार्थ तो बाहर नहीं निकले। इसका मतलब यहाँ पर पदार्थ नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन ऊष्मा निकल जाएगी। दैट्स पे खत्म, खेल खत्म। और जो आपका उदाहरण के लिए आप इस तरीके से आप कुछ भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर विलगित निकाय, जिसमें कितने दोनों ही चीजें ना निकले, जैसे कि आपका
जैसे नॉर्मली थर्मस में आप चाय जो है ले जाते हैं, चाय जो है, और ये यहाँ उसमें निकल गई, इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी आपको, ये बताएंगे। तो थर्मस के उदाहरण में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। थर्मस के उदाहरण में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उसमें निकल गई, इसका जानकारी हमें तब मिलती है जबकि आप गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन गर्म करने के थोड़े टाइम बाद हटाएंगे तो ये ठंडा हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ से उष्मा निकल गई, क्योंकि गर्म करने के थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। लेकिन जो थर्मस होता है वो काफी समय तक जो है गर्म, उसमें रखी हुई चाय गर्म ही रहती है, तो उसे हम मान सकते हैं मिलकर। लेकिन रियलिटी में आपको बता दिया जाए कि जो वास्तविकता है उसमें कहा गया और सही बात यह है कि कोई वास्तविकता में कोई विलगित निकाय होता नहीं है। वास्तविकता में यदि आप किसी एकमात्र चीज की बात कर सकते हैं जिसको विलगित निकाय मानेंगे, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आपका विलगित निकाय का सबसे मुख्य या फिर सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि ब्रह्मांड से बड़ी कोई चीज तो है नहीं, मतलब ब्रह्मांड से कोई चीज बाहर निकल नहीं सकती, तो उष्मा जाएगी ही कहाँ, ब्रह्मांड के अलावा कुछ है नहीं। इस वजह से, क्योंकि बाकी जगहों से उष्मा एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रेवल कर सकती, क्योंकि उसको वो एक प्रकार की सिर्फ ऊर्जा है, उसके ना तो कोई स्थान घेरती है और ना ही साथ उसका कोई वजन होता है। दैट्स पे इसी वजह से वो आराम से कहीं पर भी निकल जाती है। तो ये रहे आपके उष्मागतिकी के जो तंत्र होता है, तंत्र ये होते हैं। और उसके बाद जो है परिवेश की बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ परिवेश। तो जो तंत्र है, तंत्र मान लीजिए आपका एक तंत्र है, यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई पदार्थ भर दिया, इसमें यहाँ पे कोई गैस है, पदार्थ है, जो मान ले वो मान सकते हैं, और इसको जो इतना भाग है यहाँ तक है, इसके बाहर जो तंत्र के बाहर, तंत्र जहां तक है उसके बाहर जो भाग होता है उसे कहते हैं हम, उसके बाहर ये इतना बड़ा भाग, वो तो खैर रियलिटी में आपको जानते कि अनंत तक हो जाता है, लेकिन जहां तक आप सोच सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ तक सोचा, इसके बाहर, तो ये भाग जो है आपका क्या कहला जाएगा, परिवेश। और ये जो है आपका क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा आपका तंत्र। ये दो चीजें हो गई, परिवेश, तंत्र, ये दो बातें हो गई हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दिया जाए कि जो ये आभासी दीवार है, आभासी दीवार जो इसको अलग कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थूल तंत्र। स्थूल तंत्र के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ऐसा तंत्र जो कि बहुत से अणुओं, परमाणुओं से, मुल्कों से बना होता है, स्थूल तंत्र कहलाता है। अर्थात यह तंत्र बहुत सी मात्रा से बना होता है। कुल मिलाकर के यहाँ स्थूल तंत्र जो बोला गया है, स्थूल तंत्र, कुल मिलाकर आप सिर्फ तंत्र को कह सकते हैं। जो तंत्र की परिभाषा है उसे ही स्थूल तंत्र अलग से बता दिया गया है। वो कोई आपको जो भाग है उसमें कोई इसके एक एक्स्ट्रा भाग नहीं समझेंगे आप, जो बुक में लिखा हुआ है, शिवलाल की बुक में ये एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। जो ये दीवार है जिसे अलग अलग करती है, इसे हम, ये हमेशा आभासी दीवार होती है, ये दीवार हमेशा आभासी ही होती है। आप खुद ही बताइए, मान लीजिए यहाँ आप अपने आप को भी एक तंत्र मान सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से भी उसमें निकल रही, बाहर जा रही है, और आपके आसपास का भाग परिवेश कह रहा है। तो आप दोनों के बीच में कोई दीवार थोड़ी है, तंत्र और उसके इसमें रियलिटी में कोई दीवार नहीं है, आभासी रूप में ही दीवार है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आभासी ही होती है, आभासी होती है। तो ये रहा, दैट्स वे। यहाँ पर आज यहीं तक रखते हैं वीडियो। अब कल हम बात करेंगे आपके उष्मागतिकी की प्रक्रमों के बारे में, क्योंकि चूंकि मेरे पास अभी जो है सबसे मुख्य रूप से डाटा की कमी पड़ रही है, इस वजह से मैं जो है ज़्यादा लंबा, जैसे कि मैं बनाता था एक घंटे का वीडियो, उसे मैं अब आधे घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऊपर से साथ ही साथ आपको जो दिक्कत समझ में आती थी, मेरे जो शब्दों में हकलाने वाली बात, थोड़ा रुक करके थोड़ा हाफ जाता था बोलते हैं लोग, वो बातों को भी ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों बस यहाँ पर आज यहीं तक, और साथ ही साथ जो शाम को आएगा वीडियो जो कि होगा आपके रेडी टू कोर्स पर आधारित, उसे आप अपने जो चाहे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हो ना हो, जैसे भी हो, आप अपने टीचर्स तक जहां तक फैला सकते हैं वहां तक फैलाइए। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब परसों के दिन। That's way, goodbye and good luck for you.